दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। मैं आज आप सभी लोगों का इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद सारे वही अनुच्छेद हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो आज हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद फर्स्ट में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम लिख रखा है, यानी हमारे देश का नाम क्या होगा? तो हमारे देश का नाम इंडिया और भारत होगा। हमारे भारतीय संविधान में देखिए हमारे देश के दो नाम उल्लिखित हैं, इंडिया और भारत, जबकि हमारे देश को वास्तविक नाम से कई नामों से जाना जाता है। इंडिया है, भारत है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, और भी कई नामों से जाना जाता है। मगर हमारे देश का वास्तविक नाम क्या है? तो इंडिया और भारत है, जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, और राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में लिख रखा है? तो अनुच्छेद फर्स्ट में ये सब सारी बातें लिख रखी हैं। संघ का नाम क्या होगा, यानी और राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद फर्स्ट में ये सब सारी बातें लिख रखी हैं। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है? विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे, और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में क्या लिख रखा है? कि विधि के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे, यानी कानून के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे, और विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी लोगों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है वो 5 प्रकार के आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। अब वो 5 प्रकार के आधार कौन कौन से हैं? जैसे आप देखे होंगे हमारा भारतीय संविधान जो है 5 प्रकार के आधारों पर भेदभाव यानी प्रतिबंध लगाता है। निषेध का मतलब प्रतिबंध लगाता है। जैसे एक तो जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चौथा है वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट। तो यही जो हमारे आधार दे रखे हैं, इन आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे जाति है, धर्म है, लिंग है, वंश है और जन्म स्थान है। तो इन आधार पर जो है किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पाँच आधार बताए हैं। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में जो है बताए गए हैं कि 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या लिख रखा है? तो अनुच्छेद 16 में हमारे लिख रखा है यानी लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता। तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता सभी के बारे में बात करता है, और इसमें जो है 7 प्रकार के आधारों पर भेदभाव प्रतिबंध लगाता है, यानी निषेध करता है। तो ये हमारा भारतीय देखिए अनुच्छेद 15 में 5 आधार बताए गए हैं, और अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 में 7 आधार बताए गए हैं। जो 7 आधारों पर हमारा भारतीय संविधान क्या करता है? भेदभाव का यानी भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है, तो ये थोड़ा बड़े एग्जाम के लिए ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट रहता है। छोटे एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, बड़े एग्जाम में खासकर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप पीसीएस या लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना कि अनुच्छेद 16 में 7 आधार बताए गए हैं जिस पर भारतीय संविधान जो क्या करता है? निषेध करता है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। कई बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। ये आप बात ध्यान रखिए, ये सारे वही प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण एवं जीवन का अधिकार। ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 21 का इसका मतलब ये है क्या? अनुच्छेद 21 का जो है ये बाद में जोड़ा गया है। 21 का मतलब है ये बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब मूल संविधान में ये नहीं था। मूल संविधान में हमारा अनुच्छेद 21 था। अनुच्छेद 21 जो का है, ये का मतलब बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब, यानी इसमें क्या बात कही गई? इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं इनके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21A के तहत ये बात जो है कही गई है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि ये जो 6 से 14
वर्ष के जो बालक हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत ये बात जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत ये बात जोड़ी गई है, इसको ध्यान रखना है। और 86वां कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ये ध्यान रखना कि जो यानी शिक्षा का अधिकार जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद देखिए 24। अनुच्छेद 24 हमारा क्या बात कहता है? बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी जो यानी जिन छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनके जो बालकों पर यानी श्रम का जो है प्रतिषेध करता है, यानी उनको किसी फैक्ट्री में जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो उन यानी बाल श्रम पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है हमारा भारतीय संविधान। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है हमारा 31। देखिए अनुच्छेद 31 जो है वो निरसित कर दिया गया, अर्थात यानी डिलीट कर दिया गया है। जो संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यानी देखिए हमारे मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, मगर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है। जो 7वां था, 7वां यही हमारा जो ये यानी विधि जो संपत्ति का अधिकार था इसे ही हटा करके अब क्या बना दिया गया है? तो विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसे अनुच्छेद 300 का में जो है इसे अब रख दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 31 था इसे अब डिलीट कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया। जो संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। अब किस अनुच्छेद में रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा है, तो अगला अनुच्छेद हम बात करते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 39 का, सॉरी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 छूटा जा रहा है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, ये ध्यान रखना। इसे ही किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किसने दी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे दी है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा 39 का। अनुच्छेद 39 का में क्या बात रखी है? यानी ये निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें यानी निःशुल्क विधिक सहायता जो है का प्रावधान जो है किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 का के तहत। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हमारा क्या बात कहता है? अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। ग्राम पंचायतों का गठन के उल्लेख जो है किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में किया गया। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला अनुच्छेद है 45। अनुच्छेद 45 में है क्या? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देख रेख हेतु राज्य सरकार का दायित्व होगा। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में ये बात लिख रखेगी कि जो 6 वर्ष से कम के आयु जो बालक हैं उनके बच्चों की देख रेख हेतु राज्य सरकार का क्या होगा? दायित्व होगा। नेक्स्ट ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 में ये बात लिख रखी है, इसको इंपॉर्टेंट रखना, लगा के रखना। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या बात लिख रखी है? पोषण के स्तर में सुधार व मादक पदार्थों पर रोक लगाता है। यानी अनुच्छेद हमारा जो 47 है, अनुच्छेद 47 जो हमारा क्या कहता है कि पोषण के स्तर में सुधार करना चाहिए और मादक पदार्थों पर जैसे शराब है और मसाला है, इन पदार्थों पर क्या करता है? हमारा रोक लगाता है। जो और भी नशीले पदार्थ जैसे बिकते हैं बाज़ार में, तो इन जो नशीले पदार्थों पर हमारा भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 47 क्या करता है? रोक लगाता है।
मादक पदार्थों पर रोक लगाता है और पोषण स्तर में क्या करता है, सुधार करने की बात करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 हमारा क्या कहता है, कृषि व पशुपालन में उच्च तकनीकी होनी चाहिए और गौवध का निषेध करता है। देखिए इसी में दो बातें लिखी हुई, इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया है, पशुपालन में यानी बढ़ावा दिया गया है, और उच्च तकनीकी को भी क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है, मगर गौवध पर क्या निषेध प्रतिबंध लगाता है हमारा भारतीय संविधान। तो ये ध्यान रखना है, यानी गौवध का निषेध भी हमारा भारतीय संविधान यानी प्रतिबंध लगाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत। नेक्स्ट है अगला है अनुच्छेद 48 का। इसका का मतलब ये है कि देखिए मूल संविधान में ये नहीं था, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद जो 48 का है ये किससे संबंधित है, तो ये वन एवं वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण करता है। कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगा के रखिए, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये अनुच्छेद 48 का जो है ये किससे संबंधित है, तो वन एवं वन्य जीव पर्यावरण का संरक्षण करता है भारतीय संविधान। कौन सा, अनुच्छेद 48 का। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करता है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50 में। यानी एक हमारी कार्यपालिका होती है, एक हमारी न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग होती हैं, न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग होती है। तो दोनों की शक्तियों का पृथककरण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 51 का। और 51 का जो है वो कब है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा के रखिए। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 51 का में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले अनुच्छेद समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 60। देखिए अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 60 के तहत। इसमें यानी प्रतिज्ञान अर्थात यानी राष्ट्रपति अपना क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। अब देखिए राष्ट्रपति की बात आई तो राष्ट्रपति से थोड़ा और हम फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 में अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो अनुच्छेद जो है 52 में बात कही गई है। अनुच्छेद 53 में क्या बात कही गई है कि जो संघ की सारी शक्तियां होंगी, संघ की सारी शक्तियां जो होंगी, सारी शक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति में क्या होंगी, निहित होंगी। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई, तो ये अनुच्छेद 53 में बात कही गई। अब देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ से निकल कर आते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई कि संघ की जो सारी शक्तियाँ होंगी वो किस में निहित होंगी, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। और अनुच्छेद 61 में जो होता है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 61 में बात कही गई है, यानी इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए अनुच्छेद 60 जो हो गया हमारा, राष्ट्रपति यानी शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 61 के तहत उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमादान दे सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 में ही स्पष्ट रूप से लिख सकता है कि राष्ट्रपति के पास यानी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हम समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 76। 76 जो अनुच्छेद है वो भारत का महान्यायवादी एवं अटॉर्नी जनरल, यानी जो भारत का महान्यायवादी जो होगा वो किस अनुच्छेद में लिख रखा है, अनुच्छेद 76 में जो लिख रखा है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है यानी 79। और 79 क्या कहता है कि संसद का गठन संसद, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगा। यानी संसद के महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो है यानी संसद के क्या है, महत्वपूर्ण 3 अंग हैं। मैं ध्यान रखना इसके। देखिए सदन की बात करें, सदन 2 हो जाते हैं, एक तो लोकसभा और प्लस एक राज्यसभा। तो इसके सदन की हम बात करें तो 2 हो जाते हैं, मगर अंग की बात करें तो अंग कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो है संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। किस अनुच्छेद में, यानी 79 में बात कही गई है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 80A। ए का मतलब यानी ए जो जोड़ा गया यहाँ पर, अनुच्छेद इसे 80A भी कह सकते हैं, का भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, तो इसे कुछ भी मान सकते हैं। तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 80A जो है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनीत करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80A के तहत जो है करता है। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा से 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है, जो विज्ञान एवं कला साहित्य में जो अपना विशेष योगदान रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहाँ से? राज्यसभा से करता है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद जो है 85। अनुच्छेद 85 हमारा क्या बात कहता है? तो अनुच्छेद 85 जो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र आहूत होगा और सत्रावसान लोकसभा का विघटन होगा। तो ये जो है यानी संसद द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा जो संसद का क्या होगा? सत्र जो है आहूत किया जाएगा। आहूत का मतलब बुलाया जाएगा, मगर सत्रावसान जो है वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में बात लिख रखी है? अनुच्छेद 85 में बात लिख रखी है, इसको ध्यान रखना है। अगला अनुच्छेद हमारा है अगला अनुच्छेद 88 हमारा अनुच्छेद क्या कहता है? तो 88 अनुच्छेद हमारा कहता है कि यानी केंद्रीय मंत्री जो होते हैं और महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री व महान्यायवादी के संसद संबंधित अधिकार किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मतदान नहीं दे सकते हैं। ये बात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद यानी 88 में लिख रखी है। अनुच्छेद 88 में बात लिख रखी है। जो हमारा महान्यायवादी होता है संसद के यानी संबंधित अधिकार में किसी भी सदन में, किसी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किंतु बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 88 के तहत ये बात लिख रखी है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद समझते हैं, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या लिख रखी है कि संसद के दोनों सदनों, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है करता है। और संयुक्त जो सत्र आहूत करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी करता है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या लिख रखा है? जो हमारा धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो इसका लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम रूप से लेता है, यानी ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। जैसे कभी कभी बिल आता है लोकसभा में, तो उस पर जब बिल आता है तो उसको डिसाइड कौन करता है कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो वो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वही डिसाइड करते हैं ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। या इसको जो है या धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में किया गया। इसको ध्यान रखना है। अगले अनुच्छेद समझते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद हमारा 112। अगला अनुच्छेद 112 जो है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे हम बजट कहते हैं। जो बजट हर वर्ष में जो है पेश किया जाता है, तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है, जो जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में यानी लेखानुदान, प्रत्यानुदान और यानी अपवादान जो ये होते हैं, ये सब किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 116 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में क्या बात कही गई है? इसमें वित्त विधेयक की परिभाषा को व्यक्त किया गया है। जो हमारी वित्त विधेयक होती है उसकी परिभाषा को व्यक्त किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 117 के तहत। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद हमारा है अगला अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में बात क्या कही गई है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसके पास? तो ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसके? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। और 148 हमारा क्या कहता है? भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी CAG अर्थात होगा कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, जो हमारा महान्यायवादी होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 में इसका किया गया है। तो ये आज हमारे महत्वपूर्ण सारे अनुच्छेद रहे जो परीक्षा में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अभी और अनुच्छेद बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।